जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में अपना पूरा हो जाएगा। आज मोटिवेशन अपन पढ़ेंगे, मोटिवेशन के जितने भी पीवाईक्यू सब के सब कवर करेंगे और इसके माध्यम से 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन 2 प्रश्न यहां से आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न को जितने भी आज तक पीवाईक्यू आए हैं पूरा का पूरा मैं एनालिसिस कर रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही है? इस पे टोटल अब तक 2023 और 25 दोनों में 3-4 प्रश्न मिला के बनाए, तो मैंने दोनों को मिला के एक प्रश्न बना दिया। इस पे एग्जाम्पल पूछा गया था, जब कोई खिलाड़ी दर्द और शारीरिक परेशानी के बावजूद केवल खेल के प्रति उत्साह और चुनौती के कारण खेल पूरा करता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। कभी भी इंटरनल मोटिवेशन की जब भी बात आए, कॉमन सेंस की बात याद रखना, वो प्रेरणा जिसको मैं अपनी इच्छा से करता हूं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। मतलब एक लड़की क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स में भाग ले रही है, उसके चोट लग गई है और चोट लगने के बावजूद यदि वो खेलना जारी रख रही है तो उसको उसमें आनंद आ रहा है। और आनंद क्या आ रहा है? आनंद का कारण क्या है? स्वतः अभिप्रेरणा। इसका मतलब वो मोटिवेशन कौन सा होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। गर्व और सफलता की भावना आंतरिक अभिप्रेरणा के आनंद घटक से संबंधित है। सही है क्या बात? और बताओ दोनों के स्टेटमेंट सही है? आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताएं फटाफट। सर एक सही है, सेकंड गलत है। पक्का? शरीर में दूजनी छूट रही है। दूजनी छूटने का मतलब है कि तैयारी को लेकर बढ़िया प्रिपरेशन हुई है, उसी के दूजनी छूटेगी। तो दूजनी से डरने की आवश्यकता को नहीं है। दूजनी छुटाना को एक ही तरीका है कि थोड़ो सो और फोकस से पढ़ लो, जितो थे पढ़ रहे हो बत्तो पढ़ लो, और डरो मता की गुरु जी की ओसी बढ़िया ओसी जो भी ओसी, ठीक है? तो दूजनी से डरने की आवश्यकता को नहीं। वेरी गुड। पहला कथन सही है, लेकिन गर्व और सफलता की जो भावना होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा से रिलेवेंट है। लेकिन ये किससे रिलेवेंट है? निपुणता। डेविड मैकलेलैंड ने एक सिद्धांत दिया था और इससे बहुत बार प्रश्न आता है। पिछली ग्रेडेड सेकंड में ये प्रश्न आया था कि जो गर्व और सफलता का भाव होता है वो यद्यपि इंटरनल मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो आनंद घटक से नहीं जुड़ा हुआ। वो किससे जुड़ा हुआ है? निपुणता, कॉम्पिटेंसी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, दोनों प्रश्न एग्जाम में आए, पहला सही है और सेकंड क्या है? गलत है। तो ले लेना स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। बहुत बढ़िया। उर्दू भाषा तो मेरे को और अच्छी लगती है, जनाब वाली बात तो और बढ़िया है भाई। अगला आंसर देखना बेटा जी। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को उस ढंग से करता है कि उसे अधिक सफलता मिले। 2 चीजें पूछ रहा है। एक्वायर्ड मोटिवेशन कौन सा है? नंबर 2, कार्य को उस ढंग से करता है कि उसमें सफलता की संभावना ज्यादा है। संबंध प्रेरणा। संबंध प्रेरणा भी अर्जित प्रेरणा है, लेकिन संबंध प्रेरणा जो 13 से 15 वर्ष में प्रबल होती है, इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने में विश्वास रखता है। अचीवमेंट मोटिवेशन, यह भी अर्जित अभिप्रेरणा है। अनुमोदन अभिप्रेरणा, यह भी अनुमोदन का मतलब होता है दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा। और सत्ता अभिप्रेरणा, जिसपे क्रिस्टी ग्रिश ने काम किया और एडलर ने बड़ा इंपॉर्टेंट माना था, इसमें दूसरों में प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने का भाव होता है। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछ रहा है वो आंसर होगा अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन पे ग्रेड सेकंड में सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना, मतलब कि मोटिवेशन से हर पेपर में 2 प्रश्न आए, लेकिन दोनों में से एक प्रश्न जो आया वो अचीवमेंट मोटिवेशन पे है। तो डेविड मैकलेलैंड और एटकिंसन की अवधारणा थी, ये अर्जित अभिप्रेरणा होता है और ये जिस बच्चे में पाया जाता है वो हमेशा सक्सेस के बारे में सोचता है। जैसे आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड का टाइम कम बचा, डर लग रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। यदि आप में अचीवमेंट मोटिवेशन होगा ना, तो ये जो चुनौती आ रही है ना, इसको आप इंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़िया होगा। और जो ये डर लग रहा है ना, ये डर आपके आनंद का कारण बन जाएगा यदि आप में कौन सा मोटिवेशन है? अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये बहुत गजब की चीज है और सबसे बड़ी बात होती है अर्जित होता है। तीसरा प्रश्न देखना। ये अचीवमेंट मोटिवेशन पे जितने भी प्रश्न आए हैं उस सबको मिला के बना दिया मैंने। इस पे लगभग चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, देखिएगा इसको। डेविड मैकलेलैंड के अभिप्रेरणा सिद्धांत और उपलब्धि अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें अचीवमेंट मोटिवेशन की हर चीज कवर हो रही है। पहला, जब विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा करना और सफलता के लिए चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं तो ये उपलब्धि की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रश्न पूछेगा अचीवमेंट मोटिवेशन से युक्त बच्चा जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो अचीवमेंट मोटिवेशन जिस बच्चे में पाई जाएगी उसमें एक तो कंपटीशन। कंपटीशन समझ रहे हो?
यार और तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 या 60% नंबर बना पा रहे हैं। तो मेरे अंदर भी तो ये भावना होनी चाहिए कि यार मैं क्यों नहीं बना सकता। सब लोगों ने अपनी जान झोंक रखी है तो मैं भी झोंकूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि जो टॉप कर रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं। तो कंपटीशन का फील होता है कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। चुनौतियां स्वीकार करना चाहते हैं। जैसे आप में से कई बच्चों ने कहा सर डर तो लगता है, लगेगा, लगना भी चाहिए, मेहनत जो करेगा वो डर लगेगा, एकदम सही बात है। लेकिन जिसमें अचीवमेंट मोटिवेशन हो उसका उसको चैलेंजेस पसंद है। आपको लगेगा कि सर घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, पेपर हार्ड आ रहा है, मजा आएगा, और भी हार्ड आना चाहिए, मतलब चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं। उपलब्धि विप्रेरणा को मनोविज्ञान में सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, एकदम सही है। ये अर्जित मोटिवेशन भी है और ये सामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में अलग से आया हुआ प्रश्न है। मैंने सबको मिला के एक प्रश्न बना दिया ताकि अचीवमेंट मोटिवेशन का कुछ नहीं छूट जाए। तो सामाजिक विप्रेरक होता है, एकदम सही बात है। उच्च उपलब्धि विप्रेरक वाले व्यक्ति साधारण या मध्यम कठिनाई मॉडरेट डिफिकल्टी वाले कार्य करना पसंद करते हैं। ना तो बहुत हाई रिस्क लेंगे ना एकदम लो रिस्क लेंगे, मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क का मतलब समझ रहे हो, मुझे वो कार्य करना चाहिए जहां सफलता की संभावना सबसे अधिक हो। समझ गए? बहुत हाई रिस्क ले लिया, आपके पास 2 लाख रुपए थे, 2 के 2 लाख आपने लुटा दिए, ऐसा बिजनेस किया तो गलत है। आपको देखना कि यार ये मेरे में एबिलिटी है, मैं यहां ज्यादा बेटर कर सकता हूं, तो मीडियम रिस्क लेता है। ये भी आया हुआ है। उच्च उपलब्धि विप्रेरक वाले व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं जिसके आधार पर उनकी सफलता की तुलना अन्य कंपेरिजन में विश्वास रखते हैं कि मेरा कंपेरिजन होगा कि यार राहुल ने क्या गजब की मेहनत की है। ये तो मतलब तुलनात्मक कार्य करना पसंद करते हैं। उच्च उपलब्धि विप्रेरक वाले व्यक्ति अपने जीवन में आकांक्षा स्तर एस्पायरेशन को उच्चतम रखते हैं। बताओ ये सही है क्या, एक गलत है इनमें से? बताओ। सारा ही सही लग रहे हैं, बहुत बढ़िया पूजा बेटा। ज्योतिष ने कहा कि मेरा सिलेक्शन 2032, तो आप बताओ ये सही है? एकदम 100% गलत है बेटा, 100% गलत है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे बारे में किसी ने कहा था कि बेटा राजयोग नहीं है और तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रगल करेगा। मैं उस समय एक प्राइवेट कॉलेज में स्ट्रगल कर रहा था, 8,000 रुपए महीने के मिल रहे थे, और मेरे दिमाग में एक बार तो आया कि यार वो ज्योतिषी सही कर रहा है। फिर मुझे लगा कि यार इसको तोड़ना है, इस धारणा को तोड़ना है। और मैं आपको सच बोलता हूं, यदि आप में अचीवमेंट मोटिवेशन है, तुम तोड़ के रख दोगे कि यार उसकी बात को गलत सिद्ध करना, और तुम 2032 नहीं, तुम 2026 में गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। यदि ये दिमाग में तुमने फीड कर लिया कि मैं लग जाऊंगा, मैं कर लूंगा, तो चीजों को तोड़िए, ना कि उन चीजों को स्वीकार कर लीजिए। सब बकवास होता है, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा है और जस्ट अगले साल में मैं स्कूल लेक्चर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सब फेल हो जाती है, सब बकवास बातें। बताओ आंसर, पीडीएफ डाल देंगे बेटा कल टेलीग्राम चैनल पे। और बताओ, यूपी से बहुत बढ़िया अंकित। आंसर क्या होगा बेटा? ये सभी के सभी सही हैं और ये पांचों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने मिला के आपको बना दिया है। ठीक है, पांचों प्रश्न आए हुए हैं, एक प्रकार से आपका अचीवमेंट मोटिवेशन पूरा का पूरा तैयार हो गया। ओके डन, मजा आ जाएगा आपको। पढ़ाई ऐसी करो कि मजा आ जाए, ठीक है ना? जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई दोस्त था, वो मेरे साथ था, तो मैं उनसे मिलने गया था, वो तो उन्होंने कहा यार क्लास लेनी जरूरी है क्या? आपने कोई नहीं, क्लास चेंज, क्लास वो कर दो। मैंने कहा मुझे मजा आएगा यदि मैं इस क्लास को पढ़ा दूंगा ना, 10:30 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, लेकिन मैं रात को सोऊंगा तो मुझे एक सुकून फील होगा। तो मेरे लिए आनंद का विषय है, वैसे तुम्हारे लिए भी आनंद का विषय होना चाहिए कि यार पढ़ने में मजा आता है। सर जब आज 4 टॉपिक कवर कर लेंगे, मोटिवेशन के 2% कवर हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो लाइफ में ऐसे आनंद लिया करो, फिर बहुत मजा आता है। बोझ मत समझो चीजों। कथन देखना, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के निष्पादन प्रदर्शन को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के साधन के रूप में देखता है तो ये अचीवमेंट मोटिवेशन कहलाता है। कोई कार्य का निष्पादन अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि, सही बात है भाई, समाज की उपलब्धि थोड़ी, तुम किसी और के लिए थोड़ी जी रहे हो। तुम सांसें ले रहे हो, तुम्हारे लिए जी रहे हो, और तुम्हारी सफलता तुम्हारी होगी, किसी और की सफलता थोड़ी होगी। तो अचीवमेंट को अपनी उपलब्धि समझता है, मेहनत को अपनी उपलब्धि समझता है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन जिसमें होगा वो प्रदर्शन को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मानता है, एकदम सही बात है। कारण बता रहा है, यदि कोई छात्र किसी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम की सामग्री में आनंद आता है, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा का एक सटीक उदाहरण है। मैं कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा हूं, कड़ी मेहनत कर रहा हूं। बच्चा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ममता भाकर है। अब ममता भाकर जो है वो कड़ी मेहनत कर रही है, ये पूरी रात को 1 बजे तक पढ़ाई करती है, सुबह 5 बजे फिर उठ जाती है, और ममता भाकर ने ये सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए गुरुजी सेकंड ग्रेड मास्टर नहीं बनूंगी, या मैं तय कर ली। अब कड़ी मेहनत कर रही है, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है।
क्योंकि उसका बनने का मतलब किसी दूसरे को दिखाना नहीं है। बाह्य मोटिवेशन कब होता है? जब वो प्रशंसा के लिए प्राप्त करती, पुरस्कार के लिए करती, ग्रेडिंग के लिए करती, प्रतिस्पर्धा के लिए करती, तो क्या मोटिवेशन होता है? बाह्य। मुझे कड़ी मेहनत करना है क्योंकि मुझे सफल होना है, मुझे मजा आता है, आनंद आता है। तो जहां भी आप याद रखो, इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है प्राथमिक प्रेरक जहां कहीं भी आएगा, रुचि, आनंद, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्यारक, निपुणता, प्रेम, आपका आराम, ठीक है, आपका आत्मसम्मान, ये जितने भी मोटिवेशन होते हैं, लक्ष्य वगैरह, ये भी इंटेलेक्चुअल मोटिवेशन में आते हैं। जहां भी पूर्ण बलन आ गया, जहां प्रशंसा आ गया, जहां पुरस्कार आ गया, जहां दंड आ गया और जहां प्रतिस्पर्धा आ गया, इसका मतलब मोटिवेशन क्या होगा? बाह्य। लेकिन ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन आंसर क्या होगा बेटा? ए आर दोनों सही आ रहे कि सही? सही व्याख्या नहीं है बेटा। सही व्याख्या कैसे होगी बताओ? कॉमन सेंस की बात है, बी होगा। क्योंकि एक तरफ अचीवमेंट मोटिवेशन की बात कर रहे हैं और एक तरफ इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या दोनों दूसरे में से एक दूसरे की नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे प्रश्न सही होने चाहिए आपके, मैं बार बार से बोल रहा हूं। ऐसे प्रश्न सही करोगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसलिए तो लेके आ रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरे पीवाईक्यू को मिला के और फिर नए प्रश्न बना के आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्योंकि पुराने एज इट इज पीवाईक्यू पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा सर ये तो हमने आपकी किताब में पढ़ रखे हैं, इसलिए नए बना के ला रहा हूं ताकि आपका अभ्यास भी हो जाए, पुराने पीवाईक्यू भी हो गए, और पीवाईक्यू मतलब 10 प्रश्नों में 30 पीवाईक्यू हो जाते हैं। ये मजा है इस सीरीज का, फाइनल टेस्ट सीरीज का। तो मेहनत करनी पड़ रही है, फिर आप भी, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेहनत करो ना, मजा आएगा, सोचोगे, समझोगे। मनोविज्ञान में अभिप्रेरकों और प्रबलकों के वर्गीकरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 4 प्रश्न आए हैं, 3 प्रश्न आए हैं, तीनों मिला दिए मैंने। भोजन और भूख प्राथमिक प्रबलक और प्राथमिक अभिप्रेरक के उदाहरण जो जन्मजात व जैविक आवश्यकता से जुड़े हुए, एकदम सही बात है। प्रशंसा, ग्रेड और पैसा द्वितीय के अर्जित प्रबलक है, क्योंकि इनका मूल्य सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के माध्यम से सीखा जाता है। शक्ति, अचीवमेंट और अनुमोदन इसे प्राथमिक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये मानव अस्तित्व के लिए जन्मजात व अनिवार्य है। बताओ, तीनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो। ये 3 प्रश्न आए हुए हैं बेटा। पहले से तय मत करो कि मुझे इतने प्रश्न करने हैं। आप पेपर देखोगे, खोलोगे, पेपर देखने के बाद तय करना कि यार मुझे इस प्रश्न में रिस्क लेना नहीं चाहिए। पहली कोशिश करो कि 40% नंबर बने, फिर आप देखो कि मुझे ज्यादा जाना चाहिए, पेपर का लेवल आसान आ गया तो वहां रिस्क लो, वरना रिस्क मत लो। बताएं आंसर बी। बी मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, एकदम सही बात है। क्योंकि शक्ति, उपलब्धि और अनुमोदन ये सामाजिक और अर्जित प्रेरक होते हैं, ना कि प्राथमिक प्रेरक है, याद रखना। इनको सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक मानते हैं। तो तीसरा कथन एकदम गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। प्राथमिक पूर्ण बलक में जन्मजात प्रेरक आते हैं, भूख, भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग। और द्वितीयक में प्रशंसा, ग्रेड, पैसा, प्रतिस्पर्धा, ये जो होते हैं वो द्वितीयक, सेकेंडरी होता है। हाँ, थर्ड गलत है। अगला प्रश्न देखना। अभिप्रेरणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बाह्य अभिप्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती है जिसमें सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है, मतलब क्रिटिकल जो क्रिएटिव थिंकिंग होता है उसमें बाह्य प्रेरणा फायदेमंद होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा उस स्वायत्ता से रिलेवेंट है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य करते समय आनंदित होता है। यह आनंद शब्द को पकड़ लेना। बाह्य अभिप्रेरणा न केवल व्यवहार से जुड़ी है बल्कि प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, कि मान लीजिए आपको प्रशंसा मिली, पुरस्कार मिला, ग्रेड मिला, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। आंतरिक प्रेरणा व्यक्तियों में उत्पादकता के साथ साथ सृजनात्मकता को भी बढ़ाती है। सही है क्या ये बात? सही नहीं पूछ रहा है, इनमें से एक गलत कथन है, बताओ कौन सा है? बताओ। सी। सी गलत है क्या? 3 नंबर का गलत है। वह बाह्य प्रेरणा नहीं केवल व्यवहार जुड़ी, प्रदर्शन में वृद्धि से भी जुड़ी है। ठीक है, सी कर दें लोग? सी लॉक कर दें? वेरी गुड, पूजा कुमारी सी लॉक कर दो। संगीता प्रजापत कह रही है सर ए करो। अरे ये बावड़ी होगी संगीता, रात का टाइम है, इसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा इसको। ये स्वाति अडेसला ये भी गलत बोल रही है, सपना गुजरे भी गलत बोल रही है। ये जो ए वाले ना, इनका नींद चढ़ चुकी है और नींद चढ़ने की वजह से गलतियां कर रहे हैं। सी वाले बच्चे हैं वो एकदम जागृत अवस्था में हैं, इनका दिल दिमाग सब
चेतन अवस्था में और एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो आंसर लॉक किया जाता है सी। 1 नंबर का आंसर सही होगा बेटा। बाह्य प्रेरणा उन कार्यों के लिए अधिक प्रभावी हो सकते हैं। क्रिएटिविटी जो होती है वो हमेशा इंटरनल मोटिवेशन से जुड़ी होती है, हमेशा याद रखना। क्रिएटिविटी का मतलब भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाह्य प्रेरणा वाला सृजनात्मक कभी हो ही नहीं सकता। क्रिएटिव वही होगा जो इंटरनली प्रेरित है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये जो सी वाले थे वो कंप्लीटली नींद के चक्कर में आ चुके हैं और क्लास को बोझ मान के देख रहे हैं। सी तो एकदम सही है। बाह्य प्रेरणा व्यवहार से जुड़ी भी और प्रदर्शन में वृद्धि भी करेगी। मैंने कहा ना कि मैं आपको पुरस्कार दूंगा तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा व्यवहार। सी 1 नंबर पे एकदम से गलत है। क्रिएटिविटी में बाह्य मोटिवेशन हो ही नहीं सकता, तो ए गलत है ऑप्शन। क्या होगा तुम लोगों का? ये अपना आरपीसी जो अपन फाइनल टच करवा रहे हैं, सेकंड ग्रेड का फाइनल पेपर 28 तारीख को, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो बच्चे एक बार प्री एग्जाम देना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड का फील करना चाहते हैं एग्जाम प्रेशर को, गलतियों से बचना चाहते हैं, तो एक बार इस टेस्ट को आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका रजिस्ट्रेशन पूरी सूचना हमने डाल रखी है। थैंक यू। अगला प्रश्न देखिएगा। मनोविज्ञान में मोटिवेशन की प्रकृति, विशेषता और इसके सर्वोत्तम उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे 3-4 प्रश्न आए हुए थे, चारों को मैंने जोड़ दिए यहाँ पे। अभिप्रेरणा एक आंतरिक या बाह्य शक्ति जो बच्चे के व्यवहार के किसी एक पक्ष को नहीं बल्कि लगभग सभी पक्षों को प्रभावित व संचालित करती है। बताओ सही है बात? यह आया हुआ प्रश्न है पिछली बार। अभिप्रेरणा की स्थिति में छात्र के भीतर भावनात्मक उत्तेजना पाई जाती है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भिन्न होती है। इन मोटिवेशन का स्पेशली जो संबंध होता है वो भावनात्मक उत्तेजना, इमोशनली बिंदु होता है और हर बच्चे में डिफरेंट होती है। कक्षा कक्ष में अप्रेरित विद्यार्थी अपने उदासीन व्यवहार के कारण आसानी से पहचानने में आ जाते हैं। मतलब जैसे आप में से ढीले डाले हैं, कोई ढीले डाला बच्चा है, वो एकदम सुन्ना होके बैठा है, सर सी सही है, डी सही है, सर नींद आ रही है। अरे मेरी क्लास लेने के बाद नींद उड़ जानी चाहिए और उसके बावजूद नींद आ रही है, इसका मतलब मोटिवेशन खत्म है बेटा। तो ढीले ढाले समझ गए ना, अप्रेरित बच्चे, मुंह लटकाए डाक, कई आंसू काट वो करें, ठीक है। एक होता है बच्चा एकदम क्लास लेके देख रहा है, पूरी बॉडी जागृत है, उसकी आंखें, दिल, दिमाग पूरा कॉन्शियस है, इसका मतलब क्या है, वो प्रेरित है। तो अप्रेरित तो अपने उदासीन व्यवहार से तुरंत नजर में आ जाते हैं। और चौथा है अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण वह छात्र जो पूरी तरह एनर्जेटिक है, समझ रहे हो, एनर्जी भरपूर है, मजा आ रहा है, रात के 11 बजने वाले हैं लेकिन ऊर्जा में कहीं कमी नहीं है, पूरी तन्मयता के साथ देख रहा है, अपने लिए उच्चतम लक्ष्य निर्धारित करता है कि सर ग्रेड सेकंड में 40% नहीं 60 से 70% नंबर आ जाएंगे मेरे, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा करूंगा, तो उच्चतम लक्ष्य निर्धारित कर रहा है। और अपने यथेष्ट प्रयास, यथेष्ट मतलब काल्पनिक नहीं, जो वास्तव में जो उसको मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत कर रहा है, जो टारगेट अचीव करने चाहिए उतना कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ढंग से पढ़ रहा है, जो शॉर्ट नोट्स उसने बनाए उनको रिपीट कर रहा है, और पॉजिटिव है, करंट को लेकर टेंशन नहीं ले रहा, सर करंट करंट करंट, अरे करंट का मैं 10-15 पेज का एक करवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए मेरे को, जून लास्ट में 30 या 31 तारीख को मैं करवा दूंगा, 1-2 क्लास लेके उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, देख लेना। तो अंततः उसे सफलता ए ग्रेड प्राप्त करता है, इसका मतलब वो सबसे बड़ा उदाहरण है। बताओ आंसर क्या होगा? एकदम बहुत बढ़िया आंसर है, ये सभी के सभी सही हैं, चारों के चारों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी सभी, देख लेना इसको। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा चक्कर जानते हो, मोटिवेशन सर्किल, जिसमें 3 तत्व स्पेशली होते हैं। अभिप्रेरणा चक्कर के संदर्भ में उपलब्धि प्रेरणा और जॉन पी डिसे, कोई 3 प्रश्न आए हुए, तीनों को मिला के बना दिया मैंने। अभिप्रेरणा चक्कर में प्रोत्साहन इंसेंटिव वह अंतिम घटक है जिसके प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है और उसकी दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। पिछली सेकंड ग्रेड में आया था। देखो अभिप्रेरणा चक्र ऐसे होता है, सबसे पहले आवश्यकता होती है नीड के बाद होता है ड्राइव के बाद आता है तनाव, ठीक है, तनाव के बाद आता है इंसेंटिव, और इंसेंटिव से आती है लक्ष्य की प्राप्ति या संतुष्टि। आवश्यकता सबसे पहले होती है, जैसे भोजन आपकी आवश्यकता है, फिर भूख चालक जो क्रिया कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा उसको बोलते हैं चालक अंतर्नोद ड्राइव, फिर उसके बाद तनाव पैदा होता है, और जैसे ही आपको इंसेंटिव यानी कि भोजन आपको मिल गया तो आपका वो तनाव जो है वो खत्म हो जाएगा और आप पुनः पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसको मोटिवेशन सर्किल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अंतिम तत्व क्या होता है? प्रोत्साहन होने के बाद आप वापस उस सिचुएशन में आ जाओगे, पहला आवश्यकता, दूसरा चालक और तीसरा उद्दीपन। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ के जाना।
किसी कार्य को अपने दम पे करने, उसे सर्वोत्तम ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को अचीवमेंट मोटिवेशन कहा जाता है। यह परिभाषा है रिली और लेविस की। किसकी है? रिली और लेविस की परिभाषा है। अचीवमेंट मोटिवेशन पे कई बार आई हुई है, इसको याद रखना। अपने दम पे करना, सर्वोत्तम ढंग से करना, अच्छे से करना। और तीसरा है जॉन पी डिसेको के अनुसार कक्षा में अधिगम और प्रेरणा के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारकों में संबद्धता को शामिल नहीं किया गया, जबकि जागरूकता और प्रोत्साहन इसके मुख्य कारक है। देखो जॉन पी डिसेको ने 4 कारक बताए, कौन कौन से, नोट कर लेना मेरे साथ साथ। उत्तेजना, प्रोत्साहन, आकांक्षा, एस्पायरेशन और दंड। ये 4 कारक इसने बताए हैं, लेकिन कहीं भी इसने संबद्धता को नहीं बताया है। जागरूकता और प्रोत्साहन इसमें शामिल है, क्योंकि उत्तेजना जागरूकता का रूप है और प्रोत्साहन होता ही है, एक आकांक्षा होता है और चौथा होता है दंड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ए बी सी। हाँ सभी सही है, इसमें सभी सही है। 4 ऑप्शन हो जाएगा बेटा। सी क्यों होगा? 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों चारों ही सही है। ए सीरीज ले ली तो बेस्ट है बेटा, उसमें व्याख्या पढ़ लेना बस। अगला प्रश्न देखना। कक्षा कक्ष में किसी छात्र के सीखने के व्यवहार को वांछित आकार देने के लिए पुनर्बलन सबसे प्रमुख बाह्य कारक माना जाता है। यह किसने कहा था? व्यवहारवादियों ने। किसने कहा है? व्यवहारवादी जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो ये मानते हैं कि बच्चे के व्यवहार को वांछित आकार देने में पूर्णबलन एक सबसे प्रमुख बाह्य कारक माना जाता है। एकदम सही बात है। ये व्यवहारवादी जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो ये लाइन कहता है, कथन। कारण देखिए, एडविन लॉक का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है। एडविन लॉक का लक्ष्य निर्धारण गोल सेटिंग थ्योरी स्पष्ट करता है कि जब छात्र के सामने स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं तो उसका कार्य प्रदर्शन और आंतरिक अभिप्रेरणा स्वतः बढ़ जाती है। समझ गए? स्पष्ट का मतलब मुझे ग्रेड सेकंड करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नंबर 2, विशिष्ट उद्देश्य, साइकोलॉजी के 20 के 20 सही करने हैं, टीचिंग मेथड के 20 के 20 सही। टीचिंग मेथड की भी 2-3 क्लास लूंगा, चिंता ना करें। मतलब फेस्ट वीक, जुलाई फेस्ट वीक में टीचिंग मेथड की इंपॉर्टेंट चीजें समझा दूंगा सबके सब। विशिष्ट उद्देश्य है कि मेरे को इस पर्टिकुलर पार्ट में इतने नंबर लेके आना है, ठीक है। क्लियरिटी है कि सेकंड ग्रेड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जितना स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्य होगा उसका कार्य प्रदर्शन और इंटरनल मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। बताओ बताओ। दोनों सही है। आंसर क्या करें? ए आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। बताओ। ए बच्चे बी बता रहे हैं, बी वाले बावड़े तो नहीं हो रखे हैं। ए क्यों नहीं हो सकता? बताओ। बी, ए बेटा एकदम सही आंसर है, बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि एक तो बात कर रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत की और एक बात कर रहा है एडविन लॉक के लक्ष्य निर्धारण की। अब इसमें यदि ये होता है कि व्यवहार के बाह्य कारक में पूर्णबलन क्यों है, उसकी व्याख्या होती तब तो कथन कारण की व्याख्या करता, लेकिन ये अलग चीज आ गई, अलग चीज आ गई। दोनों एग्जाम में प्रश्न आए, बट ये व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखना। अब्राहिम मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि कोई भूखा बच्चा स्कूल आता है और कक्षा में शिक्षक द्वारा दी जा रही प्रशंसा या उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, यदि कोई बच्चा स्कूल आता है और कक्षा में शिक्षक दी जा रही प्रशंसा उस ग्रेड पर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ठीक बात है, कथन है। कारण क्या है? मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार जब तक व्यक्ति की निम्न स्तरीय जैविक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वो उच्च स्तरीय आवश्यकता जैसे आत्मसम्मान या सामाजिक आवश्यकता से विप्रेरित नहीं हो सकता। बताओ। अच्छा प्रश्न है, 2 बार आया हुआ प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। देखो, मेस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया है और उसमें सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं, भोजन, भूख, प्यास, फिर सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, जीवन बीमा, मकान, फिर प्रेम या सामाजिक आवश्यकताएं हैं, फिर सम्मान, स्टीम नीड है, और लास्ट में आत्म सिद्धि है, सेल्फ एक्वालाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये सबसे ऊपर होता है, ये सबसे नीचे होती है। तो इसमें कहता है भूखा बच्चा स्कूल आता है तो ग्रेड से उसको मतलब नहीं, उसके भूख पे ध्यान है। क्यों है? क्योंकि जब तक निम्न स्तरीय आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तब तक आपकी उच्च स्तरीय आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। जैसे आप में से कई बच्चे भूखे बैठे हैं और मैं यहाँ बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उनका ध्यान इस टॉपिक पे नहीं है, उनका ध्यान है कि चून लो और सो जाओ बेटा, कोई मतलब नहीं है। जब निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, मतलब जैसे वो शिवम नामक बच्चा था, वो बोला कि सर नींद आ रही है, भाग जाऊं, तो उसकी नींद आवश्यकता कौन सी? निम्न स्तरीय आवश्यकता है, वो जरूरी आवश्यकता है। नींद आएगी तो धीर सिंह सर का मोटिवेशन देखने लिए 11 बजे नहीं जगोगे बेटा। भूख लगेगी तो इस समय आप सब लोग चून खा रहे हो, ठीक है ना, या चून ले लिया होगा अब तक,
आधे तो नशे में देख रहे हैं क्लास, कि आधा समझ में आ रहा आधा नहीं आ रहा है, क्योंकि चुन लेने के बाद क्या है वो दिमाग में चढ़ता है बेटा। और जिनको अभी तक खाना नहीं खाया ना उनका ध्यान पूरा का पूरा क्लास पे है, समझ गए, जिनको भूख नहीं लगी। बताओ आंसर। ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या, एकदम सही बात। अच्छा प्रश्न था, बढ़िया लेवल का प्रश्न था। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न देख लेना है। क्लोटोन पाल एल्डफर के ईआरजी थ्योरी और मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तुलनात्मक संदर्भ में कथन विचार कीजिए। मेस्लो के विपरीत ईआरजी सिद्धांत के अनुसार एक ही समय में एक से अधिक आवश्यकता स्तरीय सक्रिय हो सकती है। मतलब ईआरजी का मतलब है अस्तित्व है, ई का मतलब, आर का मतलब है रिलेट संबद्धता रिलेटिवनेस, और जी का मतलब है ग्रोथ, ठीक है ना, विकास या ग्रोथ जिसको बोल सकते हैं आप, ग्रोथ, ग्रोथ अभिवृद्धि, ठीक है। ये तीन आवश्यकताएं बताएं। ये कहता है अस्तित्व भी एक समय हो सकता है, उस समय संबद्धता भी हो सकती है और विकास भी हो सकता है, तीनों एक साथ एक्टिव हो सकती हैं। जबकि ईआरजी सिद्धांत की संबद्ध आवश्यकताएं मेस्लो के सिद्धांत की सामाजिक आवश्यकताओं और प्रेम आवश्यकताओं तथा समान आवश्यकताएं कुछ अंश से मेल खाती हैं। संबद्ध आवश्यकता मतलब रिलेटिव नीड्स, ये किसके सिद्धांत से मेल खाती है? सामाजिक आवश्यकता। संबद्धता में व्यक्ति क्या चाहता है? स्वीकृति चाहता है। और इसकी जो मेस्लो की सामाजिक आवश्यकता उसमें भी क्या चाहता है? प्रेम, स्वीकृति चाहता है। तो ये दोनों आपस में रिलेवेंट करती हैं। बताओ सही है क्या बात? अच्छा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। ए सी एकदम सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है बेटा, देख लेना इस प्रश्न को, ये अच्छा प्रश्न है। ईआरजी क्या है? ईआरजी थ्योरी एल्डफर ने दी है, तीन सिद्धांत होते हैं, अस्तित्व, संबद्धता और विकास, और तीनों एक साथ एक्टिव हो सकते हैं। और ये इसकी जो संबद्ध आवश्यकता है वो किससे जुड़ी हुई है, देख लेना। अगला प्रश्न देखना, ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसको देख लेना भाई, ये भी आया हुआ है, ये जस्ट अभी आया था। अभिप्रेरणा की प्रकृति और विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणाएं हमारे अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाली अदृश्य शक्तियां जिसका केवल अवलोकन करना संभव नहीं है, मतलब आंतरिक है, बाहरी रूप से नहीं दिखती है, एकदम सही बात है। एक ही प्रकार का विप्रेरक अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के व्यवहार का कारण बन सकता है। एक मोटिव अलग अलग प्रकार व्यवहार उत्पन्न कर सकता है, समझ रहे हो? आप में एक मोटिवेशन है, लेकिन वो एक बच्चे में कुछ दूसरा व्यवहार पैदा कर देगा, एक में दूसरा व्यवहार पैदा कर देगा, समझ गए? आप में काम नामक शक्ति है, वो मान लो हो सकता है आपको प्रेम के लिए आकर्षित कर दे, वही काम जो है वो आपको कुछ दूसरे कार्य में भी आप आकर्षित कर सकती है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे की प्रेरणा भी समान ही होगी। यदि आप दो व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा है, जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, और आपको पढ़ने में मजा आता है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे की प्रेरणा एक होगी? नहीं हो सकती। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है और मुझे हो सकता है आप लोगों की स्वीकृति प्राप्त करनी है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, ठीक है, स्टीम नीड हो सकती है, तो दोनों के पीछे अलग अलग हो सकती है, एक होगा यह आवश्यक नहीं है। अच्छा प्रश्न आया हुआ, याद रखना। किसी व्यक्ति के व्यवहार का बार बार अवलोकन करने से उसकी प्रेरणाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, एकदम सही बात है। जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो आइडिया लग जाएगा इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें। अच्छा प्रश्न। ये सिद्धांत का मिलान है, इसको देख लीजिएगा क्या क्या है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड, सही है। मनोवैज्ञानिक गुण या शारीरिक बनावट सिद्धांत किसने दिया है? एच ए मोरे ने नहीं दिया, ये जुंग ने दिया है। इसका मिलान इससे कर लेना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। मांग सिद्धांत मोरे ने दिया था, 28 आवश्यकताएं। पदानुक्रम सिद्धांत जो है वो विलियम जेम्स ने दिया, सही है। और द्विकारक या रख रखाव सिद्धांत दिया है हाइजन थ्योरी हजबर्ग, ये हजबर्ग है, इसमें लिखा नहीं इसने, हजबर्ग। द्विकारक एक स्वास्थ्य घटक होता है और एक अभिप्रेरणा या संतुष्टि घटक होता है, इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लेना। आंसर ए में एक हो जाएगा, बी में थर्ड हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ये देख लेना, आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के सही बढ़ते सीक्वेंस को दर्शाता है? बढ़ते सीक्वेंस मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो देखो इसमें कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है? शारीरिक आवश्यकता 1 नंबर पे, सुरक्षा 2 नंबर पे, प्रेम या अपनेपन 3 नंबर पे, सम्मान 4 नंबर पे, और आत्म प्रत्यक्षीकरण 5 नंबर पे। अब देख लो इसमें 3 से स्टार्ट कर दो, 3 2 फिर 5 फिर, और फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा।
अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के मिलनित कथनों विचार की जो सही गुण का चयन कीजिए। हसबर्ग के द्विकार्य सिद्धांत में कार्य परिस्थितियों को अभिप्रेरक माना जाता है, ठीक है। एल्डफर ने कुंठा प्रतिगमन का सिद्धांत दिया था। एल्डफर ने कुंठा प्रतिगमन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, कुंठा प्रतिगमन दिया था एल्डफर ने। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। कुंठा प्रतिगमन भी दिया था इसने, सही है क्या? एक आंसर आपका लॉक कर दें? सी, हाँ एकदम सही है। फर्स्ट आंसर हसबर्ग का सही है। और एल्डफर वाला कौन सा प्रतिगमन दिया था? एडल पार्कर ने दिया था। सी, बी गलत है। ओके डन। मोटिवेशन टॉपिक पूरा होता है, कंप्लीट होता है। आप सिर्फ आपके 3 टॉपिक बच गए, अधिगम, विकास और 21 सदी के कौशल। उसके बाद टीचिंग मेथड और करंट को लेकर एक चीज करवा दूंगा, एक 2 मेगा मतलब बड़ी कंप्लीट पेपर की क्लास ले लूंगा। हो जाएगा, आप अच्छा पेपर करके आओगे। थैंक यू वेरी मच।